जिंदगी की हर ठोकर पैगाम दे जाती है, गिरने वालों को नई पहचान दे जाती है, और जो हार कर भी हौसला नहीं छोड़ते, मंजिल उन्हीं को अपना नाम दे जाती है। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का क्लास संबंधित है भारतीय संविधान से और भारतीय राज्य व्यवस्था से। आज का हमारा जो पहला वीडियो है वो इस भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है, और ये क्लास उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है। तो देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पहला ही चैप्टर है वो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि संविधान क्या है। ठीक है, एक सवाल। तो देखिए, राज्य व्यवस्था के अंदर किसी देश के संविधान शासन प्रशासन के संचालन के लिए आवश्यक विनियमों एवं व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली संस्थाओं एवं संस्थानों की संरचना तथा विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार एवं जनता के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर आप इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। किसी देश की मूलभूत विधियों का वह दस्तावेज होता है जिसमें राज्य व्यवस्था के संचालन के दर्शन, नागरिक अधिकारिता, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का वर्णन होता है। भारत का संविधान एक दीर्घकालिक विकास का परिणाम है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हुई और जिसका अंत स्वतंत्र भारत के संविधान के रूप में हुआ। अतः संविधान एक गतिशील सजीव संरचना है। अब यदि हम इसको साधारण शब्दों में समझे कि संविधान क्या है, तो किसी भी देश के शासन और प्रशासन की संचालन हेतु जो लिखित कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत उस देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान किसी देश का कानूनी दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या है स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, इससे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बहुत सहज, बहुत आसान चैप्टर, लेकिन इससे भी आप मतलब इस चैप्टर के प्रश्न भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो जिनको ये चैप्टर आ रहा हो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो अपना रिवीजन कर लेंगे, और यदि कुछ भूल गए होंगे तो उसको फिर से आत्मसात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्र ध्वज को देखिए। भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और जो तिरंगा का प्रारूप है वो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी भारत का जो ध्वज है वो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, अर्थात स्वीकार किया गया। इसकी लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 यानी 3:2 लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं, ये देख लीजिए 3 पट्टियां हैं, 1 2 3। सबसे ऊपर केसरिया रंग,
मध्य में सफेद रंग और उसके बाद सबसे नीचे है हरा रंग, और ये तीनों और बीच में ये नीले रंग का ये चक्र। ठीक है, तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं, तो 4 रंग हैं। केसरिया, श्वेत यानी व्हाइट, और ग्रीन, और मध्य हिस्से में ब्लू, मध्य हिस्से में ब्लू। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कुल रंग की बात होगी तो 4 रंग। वैसे तिरंगा में 3 पट्टी है और तीनों अलग अलग रंग का है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जो आप यहां देख सकते हैं, और इसमें कुल 24 तीलियां बनी हुई हैं। 24 तीलियां यानी इस तरह से जो आप देख रहे हैं माचिस के तीली के समान, इसकी संख्या की बात कर रहे हैं, ये 24 तीली है। कुल तीलियों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, 24 तीलियां हैं, और इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो आपको पूछेगा कि ये जो अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे पर उत्कीर्ण है वो कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है यानी ये वाला रंग, सबसे ऊपर वाला रंग, वो किस चीज का प्रतीक है, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। ये जागृति का, शौर्य का और त्याग का। तो केसरिया रंग प्रतीक होता है जागृति का, शौर्य का और त्याग का। ठीक है, जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है ये। जागृति, शौर्य, त्याग। इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं। ये प्रतीक है जागृति, शौर्य और त्याग का। तो बिल्कुल याद कर लेंगे, केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग का। अब बात कर लेते हैं सफेद रंग। सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग, हरा रंग जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। जीवन में समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है। तो ये तीनों रंग, ये जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग दिए गए हैं वो किसी न किसी बात के प्रतीक है। ठीक है, किसी न किसी बात के प्रतीक है। तो तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज क्या है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो ये वाला लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 22 जुलाई 1947 को। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात कर लें, 3:2 है। इसमें 3 पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद, नीचे हरा, और सफेद पट्टी के बीच में क्या है, अशोक चक्र है। सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं, ये 24 तीलियां हैं, और ये 24 तीलियां समय का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? समय का प्रतीक है। तो ये याद रखेंगे। और ये कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? जागृति का, शौर्य का और त्याग का प्रतीक है। जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है केसरिया रंग। यानी कभी कभी पूछ दे कि साहस और वीरता का प्रतीक, तो वो भी केसरिया रंग है। साहस और वीरता का भी प्रतीक पूछे, क्योंकि देख रहे हैं जागृति, शौर्य और त्याग का, तो साहस और वीरता का भी प्रतीक पूछेगा तो हम केसरिया रंग ही आंसर लेंगे।
जो सफेद रंग है वो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, और जो ग्रीन रंग है वो जीवन में समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, ये नीले रंग का जो बना हुआ अशोक चक्र है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं, तो उसमें 24 तीलियां हैं, यानी 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये धर्म चक्र पर, ये जो धर्म चक्र है ये किस चीज का प्रतीक है, तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र न्याय का, धर्म का, प्रगति का और निरंतरता का प्रतीक माना गया है। इसको माना गया है न्याय का, धर्म का, प्रगति का और निरंतरता का, यानी कंटिन्यूटी का प्रतीक माना गया है। तो एकदम इसको आप रट लेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, वो किस चीज का प्रतीक है, न्याय का, धर्म का, प्रगति का और निरंतरता का प्रतीक माना गया है। इसमें लगे जो 24 तीलियां हैं इसको माना गया है कि ये समय का प्रतीक है। आगे देखिए, भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट है ये 2002। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का अधिकार देता है। 2002 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज था वो आपको सरकारी संवैधानिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, यही सब पर आपको फहराते हुए देखे जा सकते थे। लेकिन 2002 में एक फ्लैग कोड तैयार किया गया और उसमें कहा गया कि अब भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार होगा। वो अपने घर पे फहराएं, अपनी निजी संस्था पे फहराएं, कहीं भी फहराएं। लेकिन उसमें एक कोड बनाया गया। कोड का मतलब है कि कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय आप उसको सम्मान पूर्वक फहराएंगे, ध्वज जमीन या पानी को नहीं छूना चाहिए, फटा या गंदा ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। तो ये फ्लैग कोड बना 2002 में और भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का, फहराने का अधिकार दे दिया गया। 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में घोषणा किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो ये भी याद रखेंगे कि नेशनल फ्लैग को फहराना कब फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया गया, तो 2004 में। अब भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दे दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया गया। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए के अधीन। तो देखिए बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन फिर भी हम लोगों से ये गलती हो जाता है। अब 2022 में, इससे थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि 2022 में यह अधिकार दे दिया गया भारत के सभी नागरिकों को, संस्थाओं को, निजी संस्थाओं को, कि आप राष्ट्रीय ध्वज कभी भी फहरा सकते हैं, दिन में, रात में, बशर्ते कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान आप बनाए रखेंगे। ठीक है, और ये कब से हुआ, तो जब हर घर तिरंगा अभियान चला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कौन से अधिकार मिले कि अब आप जब चाहें राष्ट्रीय ध्वज
फहरा सकते हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये राष्ट्रीय ध्वज फहराना होगा। अब आते हैं राजकीय चिन्ह पर। राजकीय चिन्ह, देखिए भारत का जो राजकीय चिन्ह है, भारत का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। तो देखिए सारनाथ से ही वो चक्र लिया, और सारनाथ के जो देखिए वहां अशोक जो है ना एक स्तंभ बनाया, पिलर पत्थर का, और उसके ऊपर का हिस्सा ये है, उसके ऊपर का हिस्सा, तो इस ऊपरी हिस्से को ही हम राजकीय चिन्ह के रूप में लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि भारत सरकार ने राज्य चिन्ह को कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। राज्य चिन्ह में क्या है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को लिया गया है, और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। देखिए 1, 2, 3 और एक पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो जो भारत का राज्य चिन्ह है उसमें वो कहां से लिया गया है, अशोक के मूल स्तंभ से। कहां के मूल स्तंभ से, सारनाथ के मूल स्तंभ से। और उसमें शेरों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। 3 शेर आपको सामने में दिखाई देते हैं, जबकि चौथा शेर पीठ पीछे है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। और ये चारों शेर ये किस चीज का प्रतीक है, प्रतीक जरूर याद रखेंगे। ये 4 शेर प्रतीक है शक्ति का, साहस का, आत्मविश्वास का और गौरव का। ये 4 शेर प्रतीक है किस चीज का, एक है शक्ति का, दूसरा है साहस का, तीसरा है गौरव का, और चौथा है आत्मविश्वास का, ठीक है, आत्मविश्वास का। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए आपको ये सब तो पता होगा कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो अशोक का मूल स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, उसमें कुल 4 शेर हैं, लेकिन ये चारों शेर पावर, कैरेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये हम याद कर, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, देखिए यहाँ पर चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड है, यानी दाईं ओर क्या है, ये अच्छे से याद कर लेंगे। इस चक्र के दाईं ओर क्या है, सांड है, और बाईं ओर क्या है, तो घोड़ा है ना, घोड़ा। यानी सांड चक्र के राइट में और घोड़ा चक्र के लेफ्ट में। तो ये याद रखने के लिए अच्छा है, ठीक है, ये ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको एक चीज और याद रखना है। सवाल पूछता है कि भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने पशु हैं, ठीक है। तो इसमें 4 पशु है। ये जो चक्र है इसमें आपको 4 पशु देखने को मिलेंगे। एक तो सिंह यहाँ पे दिख रहा है, सांड भी आपको दिख रहा है, घोड़ा भी बता चुके हैं, और एक पशु और है, वो है हाथी। क्या है, हाथी। तो भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने पशु हैं, तो याद कर लेंगे 4 पशु हैं। कौन कौन है, तो सिंह है, बैल है, बैल या सांड एक ही बात है। ऐसे कमेंट में आप कहेंगे कि एक नहीं है, यो हम समझते हैं, लेकिन पढ़ाने के हिसाब से बता रहे हैं कि सिंह है, बैल या सांड कह लीजिए, सिंह, बैल या सांड, उसके बाद घोड़ा
और उसके बाद हाथी। ये 4 पशु इस राज्य चिन्ह में उत्कीर्ण हैं। तो सिंह की संख्या भी 4 है और बाकी पशु एक एक, बैल, घोड़ा और हाथी भी इस पर उत्कीर्ण है। जो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक नीचे वाला हिस्सा, ये उल्टा लटका हुआ कमल जैसा दिखाई पड़ता है, उल्टा लटका हुआ खिला हुआ कमल जैसा, ठीक है। लेकिन वो इससे नीचे है, इस पूरे हिस्से को नहीं लिया गया है, ठीक है। उल्टा लटका हुआ खिलता हुआ कमल जैसा था, उसको राज चिन्ह में नहीं लिया गया। राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, ठीक है। तो चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते है, और इस सत्यमेव जयते को कहा गया है राष्ट्रीय वाक्य। क्या है ये? राष्ट्रीय वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की विजय होती है। और यह शब्द, ये राष्ट्रीय वाक्य यानी सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। पूछेगा किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अर्थात नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया। और ये कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसको लिखा कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा। और यह जनगण मन जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के नाम से इस गीत को पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो क्या क्या याद रखना है? भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, लिखा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार इसको किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो उस पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी। और किस हेडिंग यानी शीर्षक के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। आगे बढ़िए। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। और इसको और ये गीत जो है सबसे पहले धुन पर गाने में, इसको धुन पर गाने में 20 सेकंड का समय लगता है और गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए, जनगण मन को सबसे पहले 1911 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में बैठक हुआ था, उस बैठक में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया जाता है। 1912 में तत्वबोधिनी में भारत विधाता के नाम से इसको प्रकाशित किया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को इसको भारत का नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की वर्तमान संगीत में धुन बनाने का श्रेय राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। यानी जो इसको संगीत में धुन
आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रीय गान होता है, चाहे वो पटना में हो रहा हो, दरभंगा में हो रहा हो, दिल्ली में हो रहा हो, वो जो उस गाने का जो धुन बजाया जाता है वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, वो धुन कौन तैयार किया था? राम सिंह ठाकुर ने। राम सिंह ठाकुर इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के गीत आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अर्थात बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और वर्तमान में यही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है, और संसद का समापन वंदे मातरम से होता है। यानी भारतीय संसद की अधिवेशन की शुरुआत नेशनल एंथम के साथ होता है, जबकि समापन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के नाम से होता है। अब देख लीजिए नेशनल सॉन्ग, तो भारत का राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गीत जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और इसको भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, जबकि राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1948 को स्वीकार किया गया था। ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इस गीत को भी सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन यह अधिवेशन 1896 में हुआ था। 1896 के अधिवेशन में गाया गया, और राष्ट्रीय गीत के गायन के लिए निर्धारित समय 1 मिनट 5 सेकेंड है। यानी वंदे मातरम हम कितना समय में गाते हैं? 1 मिनट 5 सेकेंड में, जबकि जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम वो 52 सेकेंड में हम लोग गाते हैं। भारत की उसके बाद झंडा गीत भारत का देख लीजिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का फ्लैग सॉन्ग है। और इस गीत को श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, और सबसे पहले इस गीत को भी 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया। तीनों याद रखिएगा, सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया जाता है। जनगण मन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही 1911 में गाया जाता है, और झंडा गीत 1924 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया जाता है। झंडा गीत हमारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को लिखते हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसे भारतीय झंडा गीत घोषित किया गया। यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा को कब झंडा गीत घोषित किया गया? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसको घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग देख लीजिए, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत। और शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में 78 एडी में, और शक संवत कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था। और राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यानी सरकार के द्वारा जो नेशनल कैलेंडर है वो कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और हिंदी कैलेंडर के माध्यम से भारत के नए साल का पहला दिन होता है 22 मार्च ही। लेकिन हम लोग चूंकि यूनानी कैलेंडर के आधार पर 1 जनवरी को मना लेते हैं, लेकिन भारत का जो नए साल का पहला दिन माना जाता है वो माना जाता है 22 मार्च को।
हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीना है हमारा वो इस प्रकार है कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूष माघ और फागुन। फागुन सबसे अंतिम महीना और चैत सबसे प्रथम माह होता है। और 22 मार्च को चैत का प्रथम दिन माना जाता है। लेकिन लीप ईयर में वर्ष की शुरुआत होती है 21 मार्च को, तो ये भी याद रखेंगे। संवत, एक शब्द आता है संवत, देखिए शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, गुप्त संवत हो गया। संवत का मतलब क्या होता है? संवत का मतलब होता है कि नए वर्ष की शुरुआत की गणना, नए वर्ष की शुरुआत, यानी यहां से नए साल की शुरुआत। और उसी तो शक संवत, यदि आपसे कोई पूछे कि शक संवत के आधार पर भारत में ये कौन सा साल चल रहा है, तो अभी कौन सा साल चल रहा है, तो आप कहेंगे कि 2026 चल रहा है। और शक संवत के आधार पर उसमें 78 और जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शक संवत के आधार पर अभी कौन सा साल चल रहा है। खैर, ये देख लीजिए, ये बता चुके हैं कि चैत प्रथम माह है। 22 मार्च भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च साल का पहला दिन माना जाता है और लीप ईयर में 21 मार्च को पहला दिन माना जाता है। आगे है राष्ट्रीय वाक्य क्या है भारत का? सत्यमेव जयते है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जहां से राजकीय चिन्ह लिया गया है और वो अशोक चक्र लिया गया है जो झंडे पे है। और ये राष्ट्रीय वाक्य जो अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है और वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, मैंजिफेरा इंडिका। और तो ये एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, सबको याद ही है, फिर भी जिनको कहीं कोई कंफ्यूजन हो वो देख लेंगे। और राष्ट्रीय मुद्रा, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो भारतीय रुपया है। और भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरह से अब है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह हिंदी के र और अंग्रेजी के आर से मिलाकर बनाया गया है। तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान करने एवं आर्थिक संबलता को परिलक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय मुद्रा के मानक के रूप में अपनाया गया है। अब देखिए ये हमारा सिंबल है। इससे पहले रुपया सीधा ऐसे लिखा होता था, या अंग्रेजी में जो लिखते हैं रुपीज, वो इस तरह से लिखा होता था। हमारे मुद्रा का कोई अपना सिंबल नहीं था। जैसे डॉलर का एक सिंबल है, ऐसे सिंबल होता है, यूरो का अपना सिंबल है। इसी तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में भारत की करेंसी का अपना सिंबल है। और इस सिंबल पर जो ये चिन्ह अंकित है वो देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर के बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। ये इस तरह का क्षैतिज रेखा जो कहते हैं बनी हुई है। और भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया। तो मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकार किया गया? 15 जुलाई 2010 को। इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया किसने था? मुंबई आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया। तो भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है उसको डिजाइन कौन किया? इसको डिजाइन किया डी
उदय कुमार, डी उदय कुमार। ये आईआईटी मुंबई के छात्र हैं, रहने वाले खुद केरल के हैं, लेकिन ये आईआईटी मुंबई के छात्र थे और इन्होंने करेंसी का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लें तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसलिए कि देखिए जो डॉल्फिन है उसका इको लोकेशन बहुत तीव्र होता है, प्रतिध्वनि तीव्र होता है, और ये अपने इको लोकेशन से ही अपने शिकार का पता लगा लेता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया और इसे भी घोषित किया गया 2010 में। तो राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया डॉल्फिन को, और राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया हाथी को। तो आज के क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह का यदि आप चाहते हैं कि ये सभी कंटेंट आपके पास भी पहुंचे तो आप कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी के टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए, सारा मटेरियल वीडियो उस पर हम अपलोड कर देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।